वेलकम टू लीगल वाईटी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक डिक्लेरेशन को जिसका नाम है डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्संस बिलोंगिंग टू द नेशनल और एथनिक रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़। ये वो डिक्लेरेशन है जो कि मिनॉरिटी राइट्स से डील करती है। तो आज की वीडियो में हम इसी डिक्लेरेशन को कवर करेंगे और देखेंगे कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो इसके रेलेवेंट जनरेट हो सकते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे इस डिक्लेरेशन के मुतालिक पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले सवाल में आपने डिफ़ाइन करना है मिनॉरिटी टर्म को, और उसके बाद आपने बताना है कि कौन से राइट प्रोवाइड किए गए हैं डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्संस बिलोंगिंग टू द नेशनल और एथनिक रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ में। ये एक डिक्लेरेशन है जिसमें आपने बताना है कि कौन से राइट्स को प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद दूसरे सवाल में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या रोल है 1992 की डिक्लेरेशन का मिनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, और स्टेट की क्या ऑब्लिगेशन बनती है इस डिक्लेरेशन के तहत। तीसरा सवाल एग्जामिनर आपसे कुछ यूँ पूछ सकता है कि वो कौन से राइट्स हैं मिनॉरिटीज़ के जिनको प्रोटेक्ट किया गया है 1992 की यूएन डिक्लेरेशन में, और किस तरह इन आइडेंटिटीज़ की प्रोटेक्शन को यकीनी बनाती है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो हमारा आज का वीडियो लेक्चर जो है वो है डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्संस बिलोंगिंग टू द नेशनल और एथनिक रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ का। सबसे पहले ये टाइटल को समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। डिक्लेरेशन का मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ ऐलान किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ बताया जा रहा है उन पर्सनस के राइट्स के बारे में जो कि बिलोंग करते हैं नेशनल या एथनिक मिनॉरिटीज़ से या रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ से। अब नेशनल और एथनिक मिनॉरिटीज़ क्या होता है? नेशनल मिनॉरिटीज़ में वो लोग आ जाते हैं जो कि एक अलग शनाख्त रखते हैं, अलग कौमियत रखते हैं किसी ख़ास इलाके में अक्सरियत के मुकाबले में। एथनिक मिनॉरिटीज़ में वो लोग आते हैं जो कि कॉमन हेरिटेज, कॉमन कल्चर या कॉमन ट्रेडिशन को शेयर करते हैं, या आप यूँ कह लें कि ऐसे लोग जो कि कॉमन कल्चर, ट्रेडिशन या हेरिटेज को फॉलो करते हैं और वो अक्सरियत के मुकाबले में कम हैं, तो उनको एथनिक मिनॉरिटीज़ में कवर किया जाएगा। रिलीजियस मिनॉरिटीज़ में वो तमाम मजहबी गिरोह आ जाते हैं जो कि अक्सरियत के मुकाबले में कम तादाद रखते हैं किसी ख़ास एरिया में, किसी ख़ास मुल्क में या किसी ख़ास इलाके में। जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पे आपको ज़्यादा मुस्लिम्स देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए जो हिंदू, सिख या क्रिश्चियंस हैं उनको माइनॉरिटीज़ की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा और उनको रिलीजियस माइनॉरिटीज़ बोला जाएगा। लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ में वो तमाम लोग आ जाते हैं जो कि ऐसी ज़ुबान बोलते हैं जो अक्सरियत के मुकाबले में या तो बोली ही नहीं जाती, या अगर बोली जाती है तो बहुत कम बोली जाती है, और उन लोगों की तादाद जो वो ख़ास ज़ुबान बोल रहे हैं वो अक्सरियत के मुकाबले में कम है, तो उनको बोलेंगे लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़। याद रहे कि ये लिंग्विस्टिक लफ्ज़ जो है ये लैंग्वेज से रिलेट करता है। तो अब हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि ये डिक्लेरेशन है, इसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से 1992 में। इसके 9 आर्टिकल्स हैं जो कि बात करते हैं मिनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की और मिनॉरिटी राइट्स को प्रमोट करने की। मिनॉरिटीज़ कौन होते हैं? वो ऐसी कम्युनिटीज़, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि नंबर्स में स्मॉल होते हैं, यानी जिनकी तादाद कम होती है मेजॉरिटी पॉपुलेशन के मुकाबले में, और ये ग्रुप फ़र्क रखते हैं नस्ल की बुनियाद पे, मज़हब की बुनियाद पे, ज़ुबान की बुनियाद पे या किसी कल्चर की बुनियाद पे। तो ऐसे तमाम ग्रुप्स जो कि नंबरों में कम हैं अक्सरियत के मुकाबले में, और किसी ख़ास कैटेगरी या किसी ख़ास करैक्टरिस्टिक्स की वजह से वो उस अक्सरियत में नुमायाँ हैं, ऑल्दो उनकी जो तादाद है वो अक्सरियत के मुकाबले में कम है। अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें, मिनॉरिटीज़ ग्रुप्स के साथ आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगी। इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता था मुख्तलिफ़ जगहों से, इनको इनके राइट्स नहीं दिए जाते थे, इनके राइट्स की वायलेशन की जाती थी। जब ये डिक्लेरेशन फॉर्म हुई तो इस डिक्लेरेशन का मकसद ये था कि मिनॉरिटीज़ ग्रुप को सेफगार्ड करना, इनको प्रोटेक्शन देना और इनकी जो पार्टिसिपेशन है उसको यकीनी बनाना सोसाइटी में। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाकी लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं सोसाइटी में। ये जो डिक्लेरेशन है ये बाइंडिंग तो नहीं है ट्रीटी या कन्वेंशंस की तरह, बल्कि ये सिर्फ हमें कुछ स्टैंडर्ड्स बता रही है, कुछ गाइडलाइन दे रही है मिनॉरिटी राइट्स को पूरी दुनिया में प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सिर्फ एक आपका गाइडिंग डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनॉरिटी राइट्स है कि मिनॉरिटी राइट्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्यों बनाए गए हैं मिनॉरिटी राइट्स। इनका जो सबसे पहला मकसद है वो ये है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं
उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी जो डिग्निटी है, उनकी जो इज़्ज़त है, उनकी जो वक़ार है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको सेफ़गार्ड किया जाए। दूसरा पर्पज़ ये है कि मिनॉरिटी कल्चर जो है, उनको प्रिज़र्व किया जाए, उनको सेफ़गार्ड किया जाए, उनको बचाया जाए। जो मिनॉरिटी राइट्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं कल्चरल हेरिटेज को और ट्रेडिशंस को जो भी मिनॉरिटीज़ से बिलोंग करते हैं। कल्चरल हेरिटेज में आपकी टेंजिबल हेरिटेज भी आ जाता है और इनटेंजिबल हेरिटेज भी आ जाते हैं। दोनों किस्म के जो हेरिटेज है, जो भी मिनॉरिटीज़ इनहेरिट करते हैं, जो भी उनको मिलते हैं अपने आबाओ अजदाद की तरह से और जो भी रवायत उनकी चलती आ रही हैं, तो ये मिनॉरिटी राइट्स ही हैं जो उनको प्रोटेक्शन देते हैं और उनको प्रमोट करते हैं। इसके अलावा ये मिनॉरिटी राइट्स ही हैं जो इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि हर इंसान को मज़हबी आज़ादी होगी। कोई भी इंसान जो मज़हब चाहे वो अपना सकता है और उसको प्रैक्टिस कर सकता है, और इसके अलावा हर किसी को ये राइट हासिल है कि वो अपने मज़हब को ज़ाहिर भी कर सके। उसके बाद अगला राइट है हमारे पास अपहोल्डिंग लिंग्विस्टिक राइट्स, यानी कि जहाँ पे लिंग्विस्टिक राइट्स की बात होगी तो वो राइट्स आपके होंगे लैंग्वेज के मतलब राइट्स। अब ये जो माइनॉरिटी राइट्स हैं, ये तमाम माइनॉरिटीज़ को ये राइट देते हैं लैंग्वेज के हवाले से कि वो अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर सके और डेवलप कर सके। उसके बाद इन माइनॉरिटी राइट्स का मकसद है डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना जो भी माइनॉरिटी ग्रुप्स के साथ की जाती है। उसके बाद है हमारे पास वो राइट्स जिसको इस डिक्लेरेशन में कवर किया गया है। सबसे पहला राइट इस डिक्लेरेशन में कवर किया गया है राइट टू आइडेंटिटी, जिसको कवर किया गया है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 में ये चीज़ बताई गई है कि जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके जो नेशनल, एथनिक, कल्चरल, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है, उसको सेफगार्ड किया जाएगा, उसको प्रिज़र्व किया जाएगा, उसको बचाया जाएगा। हर स्टेट की ये ड्यूटी होगी कि वो क्या करे, प्रोटेक्ट करे एग्जिस्टेंस ऑफ मिनॉरिटी ग्रुप्स को। यानी कि अगर किसी स्टेट में मिनॉरिटी ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि उनकी एग्जिस्टेंस को वो प्रोटेक्ट करे और ऐसे हालात पैदा करे जिसमें वो मिनॉरिटी ग्रुप्स क्या कर सकें, अपने आप को मेंटेन रख सकें और अपनी आइडेंटिटी को प्रमोट कर सकें। ये भी एक स्टेट की ज़िम्मेदारी है इस डिक्लेरेशन के तहत। उसके बाद गवर्नमेंट ऐसे इक़दामात करेगी, ऐसी कानून साज़ी करेगी और ऐसे इंतज़ामी इक़दामात करेगी जिसमें मिनॉरिटी राइट्स को, मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ को और मिनॉरिटी ग्रुप्स को प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये भी स्टेट जो है वो लाज़मी करेगी। उसके बाद है हमारे पास राइट टू कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज। इस राइट को कवर किया गया है आर्टिकल 2 में, सबसेक्शन 1 में। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो नेशनल, एथनिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ हैं, उनके पास ये राइट है कि वो अपना कल्चर एंजॉय कर सकें, अपने मज़हब को बता सकें और उसको प्रैक्टिस कर सकें और अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकें पब्लिक प्लेसेस में भी और प्राइवेट प्लेसेस में भी। और ये फ्रीली वो सारा कुछ कर सकेंगी, उनके साथ किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी और ना ही किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ की जाएगी। वो ये राइट्स को फ्रीली इंजॉय कर सकेगी एक सोसाइटी में, एक स्टेट में और इवन के इंटरनेशनल लेवल पर भी। उसके बाद है हमारे पास तीसरा राइट, राइट टू अफेक्टिव पार्टिसिपेशन। इस राइट को कवर किया गया है आर्टिकल 2 में, सबसेक्शन 2 में। इस आर्टिकल में बताया गया है मिनॉरिटीज़ को ये राइट हासिल होगा कि वो पार्टिसिपेट कर सकें कल्चरल, रिलीजियस, सोशल और इकोनॉमिक और पब्लिक लाइफ में। इन तमाम लेवल्स पे जो है मिनॉरिटी राइट्स अपने राइट को एक्सरसाइज करते हुए इनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। उसके बाद हमारे पास अगला राइट, राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो भी फैसले किए जाएंगे उसमें भी मिनॉरिटीज़ को ये राइट हासिल होगा कि वो पार्टिसिपेट कर सकें। इस राइट को कवर किया गया है आर्टिकल 2 सबसेक्शन 3 में। मिनॉरिटीज़ जो है वो अपने इस राइट को एक्सरसाइज करते हुए उन डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका उन पे अफेक्ट आता है, फिर चाहे वो मुल्की सतह पे हो या इलाकाई सतह पे हो। दोनों लेवल पे मिनॉरिटीज़ डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनके जो ओपिनियंस हैं, उनके जो व्यूज़ हैं, उनको कंसीडरेशन दी जाएगी, उनको वैल्यू दी जाएगी, उनको इम्पोर्टेंस दी जाएगी उन तमाम मैटर्स में जिनमें उनका वेलफेयर इन्वॉल्व है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, या उन तमाम इलाकों में जिनमें वो रहते हैं उसके हवाले से कोई इक़दामात किए जाएंगे तो उनमें भी उन मिनॉरिटीज़ के व्यूज़ और ओपिनियन को कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद है हमारे पास अगला राइट, राइट ऑफ एसोसिएशन, जिसको कवर किया गया है आर्टिकल 2 सबसेक्शन 4 में। इस राइट में ये बताया गया है तमाम मिनॉरिटीज़ को ये राइट हासिल होगा कि वो कायम कर सके और मेंटेन कर सके अपनी एसोसिएशंस को, यानी कि वो अगर कोई ग्रुप फॉर्म करना चाहती हैं
अंडर द लॉ तो वो फॉर्म कर सकती हैं। अगर कोई मिनॉरिटी पर्सन किसी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन भी कर सकता है। याद रहे कि ये सारा कुछ वो करेंगे अंडर द लॉ। उसके बाद अगला राइट है राइट टू मेंटेन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलेशंस। इस राइट को कवर किया गया है आर्टिकल 2 सबसेक्शन 5 में। इस राइट में ये बताया गया है कि तमाम मिनॉरिटीज़ जो हैं आपस में तल्लुक़ बना सकती हैं, फिर चाहे वो अपने किसी ग्रुप से तल्लुक़ बनाए या किसी दूसरे मिनॉरिटी ग्रुप्स के साथ अपना तल्लुक़ कायम करे। इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं मगर सेम कल्चर फ़ॉलो करते हैं, सेम एथनिसिटी, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक प्रैक्टिसेस फ़ॉलो करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ भी मिनॉरिटी ग्रुप्स जो हैं वो अपने तल्लुकात कायम कर सकते हैं। मगर याद रहे कि ये जो तल्लुकात होंगे ये पीसफुल होंगे, ये क्योस क्रिएट करने के लिए नहीं बनाए जाएंगे। इससे क्या होता है जो मुख्तलिफ़ ममालिक में सेम कल्चर फ़ॉलो करने वाले होते हैं उनके तल्लुकात आपस में मज़बूत होते हैं और इसके अलावा इससे इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जो है मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के दरमियान वो उभर कर सामने आती है। उसके बाद हमारे पास अगला राइट है जिसको इस डिक्लेरेशन में कवर किया गया है, वो है राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी। इस राइट में ये बताया गया है कि तमाम माइनॉरिटीज़ जो हैं वो अपने राइट्स को इंडिविजुअली लेवल पर भी और कलेक्टिवली भी इंजॉय कर सकती हैं विदाउट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तमाम माइनॉरिटीज़ अपने राइट्स को इंजॉय कर सकती हैं और उनके साथ किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। और इवन कि अगर कोई अपने राइट्स को एक्सरसाइज करता है या नहीं करता, ये चीज़ मायने नहीं रखती कि आप उसको इस बुनियाद पे सफ़र करवाओ या उसको इस बुनियाद पे तकलीफ़ दो। जैसे कि अगर कोई पर्सन किसी ख़ास कल्चर से बिलोंग कर रहा है, अब वो उसकी मर्ज़ी है कि वो उस कल्चर को प्रैक्टिस करना चाहता है या नहीं। अगर वो प्रैक्टिस करता है तो ठीक है, अगर वो प्रैक्टिस नहीं भी करता तो आप उस पे ज़बरदस्ती अपनी राय ऑब्लिगेशन थोप नहीं सकते। ये जो कल्चर है ये तुम्हारा कल्चर है, इसको तुमने लाजमी प्रैक्टिस करना है और इस तरह आप उस पर्सन के लिए, उस इंडिविजुअल के लिए तकलीफ की वजह बनो। आपको ये बिल्कुल भी राइट हासिल नहीं है और ये राइट जो है इसको प्रोटेक्ट किया गया है अंडर द डिक्लेरेशन। यानी कि आपको यहाँ पे इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स देखने को मिल रहे हैं, डिग्निटी के प्रिंसिपल्स देखने को मिल रहे हैं और प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल देखने को मिल रहे हैं मिनॉरिटी ग्रुप्स के मुतल्लिक। उसके बाद है स्टेट ऑब्लिगेशन अंडर द डिक्लेरेशन, जिसको कवर किया गया है आर्टिकल 4 में। इस आर्टिकल में बताया गया है कि एक स्टेट की क्या ज़िम्मेदारी है इस डिक्लेरेशन के तहत। सबसे पहली ज़िम्मेदारी इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसमें यह बताया गया है जो स्टेट है वो ऐसे इक़दामात करेगा जिसके थ्रू मिनॉरिटीज़ जो हैं वो अपनी फंडामेंटल फ्रीडम्स को और अपने ह्यूमन राइट्स को फुली तौर पे इंजॉय कर सकेगा, फुली तौर पे एक्सरसाइज कर सकेगा और उसके साथ किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी और लॉ में भी उसको इक्वालिटी मिलेगी बाकी लोगों की तरह। जिस तरह बाकी लोगों को लॉ डील करेगा उसी तरह मिनॉरिटीज़ को भी डील किया जाएगा अंडर द लॉ। तो ये बताया गया है आर्टिकल 4 के पैराग्राफ नंबर 1 में। उसके बाद हमारे पास अगला पैराग्राफ है जिसमें प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी आइडेंटिटी के बारे में बताया गया है। एक स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे हालात पैदा करेगा, ऐसी कंडीशंस को प्रमोट करेगा जो कि फेवर करेंगी माइनॉरिटीज़ को, जो उनकी ख़ास नुमाया खसूसियत है उसको ज़ाहिर करने में और बचाने में और डेवलप करने में अपने कल्चर को, लैंग्वेज को, रिलीजन को, ट्रेडिशन को, कस्टम्स को। आसान अल्फाज में स्टेट ऐसे इकदाम लेगा जिसमें मिनॉरिटीज़ को फैसिलिटेशन दी जाएगी कि वो अपनी ख़ास जो चीज़ है जिसकी बेस पे वो मिनॉरिटी हैं उस चीज़ को ज़ाहिर कर सके। वो फिर कल्चर हो सकता है, उनका लैंग्वेज हो सकती है, रिलीजन हो सकता है, ट्रेडिशंस हो सकती है या कस्टम्स हो सकते हैं। जो भी उनकी ख़ास नुमाया खसूसियत है उसको वो ज़ाहिर करने का पूरा पूरा हक़ रखते हैं। इसके अलावा उनको ये राइट भी स्टेट देगा और इस चीज़ को यकीनी बनाएगा कि तमाम मिनॉरिटीज़ जो हैं वो अपने कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, ट्रेडिशन या कस्टम्स को बचा सकें और उसको फर्दर डेवलप भी कर सकें। याद रहे कि ये सारा कुछ होगा अंडर द नेशनल लॉ और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के। ऐसा नहीं होगा कि कोई कल्चरल प्रैक्टिस या ट्रेडिशन ऐसा एग्जिस्ट करता हो जो कि नेशनल लॉ की वायलेशन करे या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वायलेशन करे। अगर कोई प्रैक्टिस इस तरह की एग्जिस्ट करती है जो कि मिनॉरिटीज़ करते आ रहे हैं, जो कि नेशनल लॉ की वायलेशन कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वायलेशन कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में स्टेट जो है उन मिनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का हक़ रखता है। उसके बाद अगला राइट है राइट टू लर्न एंड यूज़ ऑफ मदर टंग। यानी कि जो स्टेट है वो ऐसे इक़दाम करेगा जिसके थ्रू पॉसिबल बनाया जाएगा मिनॉरिटीज़ के लिए कि वो सीख सकें अपनी मदर टंग को, यानी कि वो ज़ुबान जो कि मुकामी सतह पे बोली जाती है या
उसके घर में बोली जाती है और उसमें वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी रिसीव कर सकता है और उसमें कम्युनिकेट भी कर सकता है। एक मिनॉरिटी को ये पूरा पूरा राइट दिया जाएगा स्टेट की तरफ से। उसके बाद अगली स्टेट की ऑब्लिगेशन है एजुकेशन एंड कल्चर अवेयरनेस के हवाले से। एक स्टेट ऐसे इकदाम करेगा एजुकेशन के हवाले से जिसमें वो प्रमोट करेगी उस हिस्ट्री को, उस ट्रेडिशन को, उस लैंग्वेज को, उस कल्चर को जो कि मिनॉरिटीज़ का है और उन मिनॉरिटीज़ का जो उनकी टेरिटरी में रहते हैं। तो वो मिनॉरिटी जो स्टेट की टेरिटरी में रहते हैं, स्टेट उनके नॉलेज को प्रमोट करेगा, उनकी हिस्ट्री को प्रमोट करेगा, उनके ट्रेडिशन, लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करेगा। इसके अलावा जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो हर किस्म का नॉलेज जो है वो हासिल कर सकें। उसके बाद स्टेट की अगली ऑब्लिगेशन है एजुकेशनल एंड कल्चरल अवेयरनेस। यहाँ पे ये हेडिंग गलत होगी है, ये हेडिंग होगी पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। स्टेट इस चीज़ को यकीनी बनाएगा कि तमाम मिनॉरिटीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सके इकोनॉमिक प्रोग्रेस में और अपने मुल्क की डेवलपमेंट में। तो ये स्टेट की लास्ट ऑब्लिगेशन थी, लास्ट ड्यूटी थी अंडर दिस डिक्लेरेशन। उसके बाद हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनॉरिटी राइट्स है, यानी कि इन मिनॉरिटी राइट्स को किस तरह इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा या ये किस तरह इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। आपने ये देखा, ये जो हमने अभी पढ़ी है एक डिक्लेरेशन है और डिक्लेरेशन जो है वो एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट या बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होती। जो स्टेट पार्टीज़ है वो इस चीज़ की पाबंद नहीं है कि वो किसी डिक्लेरेशन को अपने ऊपर बाइंडिंग कंसीडर करें। आल्दो वो उसके प्रिंसिपल्स को कैरी ऑन कर सकती है, मगर किसी भी डिक्लेरेशन को बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट या बाइंडिंग डॉक्यूमेंट की तरह अफेक्ट नहीं दिया जाएगा। तो अब मिनॉरिटी राइट्स को किस तरह इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है मॉनिटरिंग बॉडीज़ के थ्रू जिनको एस्टैब्लिश किया जाता है, कायम किया जाता है मुख्तलिफ लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब वो कौन से बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बॉडीज़ हैं या कम्युनिटीज़ हैं जो कि इनडायरेक्टली मिनॉरिटी राइट्स की प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। उन कमेटीज़ में आपको सबसे पहले कमेटी देखने को मिलेगी ह्यूमन राइट्स कमेटी। इस कमेटी को एस्टैब्लिश किया जाता है अंडर द आईसीसीपीआर और ये सुपरवाइज करती है आईसीसीपीआर की इम्प्लीमेंटेशन को। आईसीसीपीआर में मिनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है आर्टिकल 27 में। तो जब ये कमेटी आईसीसीपीआर की बात करती है तो उसमें मिनॉरिटी राइट्स भी खुद ही कवर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली कमेटी है कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये जो कमेटी है ये सुपरवाइज करती है इम्प्लीमेंटेशन को आईसीईएससीआर की। अब ये जो कमेटी है ये प्रोटेक्ट करती है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर राइट्स को जो भी बिलोंग करते हैं किसी भी पर्सन से, फिर चाहे वो माइनॉरिटीज़ ही क्यों ना हो। उसके बाद हमारे पास अगली कमेटी है कमेटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये वो कमेटी है जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन माइनॉरिटीज़ के साथ की जाती है उनसे डील करती है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में वो तमाम किस्म की डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है जो कि किसी की फ़िज़िकल अपीयरेंस की बुनियाद पे की जाती है या फ़िज़िकल ट्रेट्स की बुनियाद पे की जाती है। जैसे कि अगर किसी का कलर ब्लैक है इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दो। अगर कोई एशियन है इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दो। तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के बचाव के लिए हमारे पास यही कन्वेंशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये कन्वेंशन तमाम किस्म की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का काम करती है और इसको सुपरवाइज़ करती है कमेटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें मेनली जो चीज़ एड्रेस की गई है वो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद हमारे पास अगली कमेटी है कमेटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इसको कहते हैं सीडा कमेटी। ये वो कमेटी है जिसको फॉर्म किया जाता है अंडर द सीडा। इसमें प्रोटेक्ट किया गया है तमाम किस्म की वुमेन को, फिर चाहे वो मिनॉरिटीज़ में एग्जिस्ट क्यों ना करती हों, और मना किया गया है हर किस्म की डिस्क्रिमिनेशन को। उसके बाद है हमारे पास स्टेट का रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म। रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म में क्या होगा, जो स्टेट पार्टीज़ हैं वो क्या करेंगी, एक रिपोर्ट सबमिट करेंगी अपने जो रेलेवेंट कमेटी है, यानी जिस कन्वेंशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है उसके रेलेवेंट कमेटी जो है उसको रिपोर्ट सबमिट करेंगी जिसमें वो बताएंगी कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इकदाम किए और ह्यूमन राइट्स में उनको फर्दर मिनॉरिटी राइट्स के बारे में भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। रिपोर्ट बनाने के बाद स्टेट्स पार्टीज जो हैं वो रेलेवेंट कमेटी को रिपोर्ट सबमिट कर देंगी और उसके बाद ये कमेटीज़ जो हैं उन रिपोर्ट्स को रिव्यू करेंगी, उन पे अपनी रिमार्क्स देंगी, अपनी रिकमेंडेशंस देंगी।
ताकि जो स्टेट्स हैं वो फर्दर इम्प्रूव कर सके ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के हवाले से और मिनॉरिटी राइट्स की प्रोटेक्शन के हवाले से। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन है जिसमें बताया गया है कि ये जो डिक्लेरेशन है ये एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटी राइट्स की। आल्दो ये बाइंडिंग नहीं है मगर ये कुछ ऐसे आपको स्टैंडर्ड देता है, ऐसी गाइडलाइंस देता है जिसमें आपको इक्वालिटी के प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कल्चर एंड लिंग्विस्टिक प्रिजर्वेशन देखने को मिलती है, रिलीजियस फ्रीडम देखने को मिलती है और पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ के राइट्स देखने को मिलते हैं। ये सारा कुछ बताया गया है इस डिक्लेरेशन में। इसके अलावा ये गाइड करता है स्टेट्स को और इंटरनेशनल बॉडीज़ को कि उन्होंने किस तरह प्रमोट करना है मिनॉरिटी राइट्स को, उनकी इंक्लूजन को, उनकी डिग्निटी को, उनकी रिस्पेक्ट को पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कुछ भी समझ नहीं लगती तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अब आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।